जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद मंच, जहां हम सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हर बड़ी खबर, तथ्यों और आधिकारिक जानकारियों के आधार पर आपके सामने रखते हैं। आज का यह विशेष वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्रीय पेंशन भोगियों, रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम एक एक करके उन सभी बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा संबंध आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, फैमिली पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आयकर, आरबीआई के नए निर्देश, स्पर्श पोर्टल, बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान, 8वें वेतन आयोग और आने वाले महीनों में संभावित फैसलों से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में संसद के मानसून सत्र से लेकर कार्मिक मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से कई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिनके कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीदें भी जगी हैं और कई प्रकार की चर्चाएं भी तेज हुई हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हर जानकारी को अफवाह और वास्तविक तथ्य से अलग करके समझा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिली। संसद में सरकार से यह सवाल पूछा गया कि अब तक इस योजना का लाभ कितने पात्र कर्मचारियों को मिला है और क्या भविष्य में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों ने आवेदन किए हैं और हजारों मामलों में अतिरिक्त लाभ की प्रक्रिया पूरी भी की जा चुकी है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि वर्तमान समय में यूपीएस का लाभ केवल उन्हीं पात्र केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार इस विकल्प का चयन किया है। अन्य पेंशन योजनाओं में शामिल कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को फिलहाल इस योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में यदि सरकार कोई नई नीति बनाती है तभी इस दायरे का विस्तार संभव होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों से सावधान रहना जरूरी है जिनमें बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के यह दावा किया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनरों को स्वतः यूपीएस का लाभ मिलने वाला है। वर्तमान स्थिति यही है कि जो नियम अधिसूचित किए गए हैं उन्हीं के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। अब चर्चा करते हैं पूर्व सैनिकों और ऑनरेरी रैंक से जुड़े उस महत्वपूर्ण विषय की जिस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देश भर के अनेक पूर्व सैनिक जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की गई है तो क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उन्हें अगली रैंक के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि ऑनरेरी रैंक सेवा के दौरान प्रदान की गई थी तो उसका लाभ पेंशन निर्धारण में शामिल किया जाता है, लेकिन यदि यह सम्मान सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया वो है तो वर्तमान नियमों के अनुसार अगली रैंक की पेंशन का लाभ नहीं मिलता। अभी तक रक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि 8वें वेतन आयोग में इस व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। इसलिए यह कहना कि सभी पूर्व सैनिकों को अगली रैंक की पेंशन मिलने वाली है सही नहीं होगा। यदि भविष्य में आयोग कोई सिफारिश करता है और सरकार उसे स्वीकार करती है तभी इस दिशा में बदलाव संभव होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसको लेकर पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच सबसे अधिक उत्सुकता बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने लगातार अपनी मांगों को सरकार और आयोग के सामने रखा है।
इन मांगों में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि करने, कुछ पे लेवल को आपस में मर्ज करने, वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बढ़ाने और पेंशन गणना के फार्मूले में बदलाव जैसी बातें शामिल हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। कहीं 3.68 की मांग है तो कहीं 3.83 की। वहीं कुछ सूत्रों के हवाले से 2.25 फिटमेंट फैक्टर की संभावित चर्चा भी सामने आई है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इनमें से किसी भी आंकड़े पर सरकार की आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। आयोग का गठन, उसकी बैठकें, विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सुझाव, कर्मचारी संगठनों की मांगें और वित्तीय प्रभाव का अध्ययन पूरा होने के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी। इसीलिए अभी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें केवल संभावनाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं आयकर रिटर्न यानी आईटीआर से जुड़े उस बदलाव की जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो अब केवल वेतन या पेंशन की जानकारी देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यदि आपको बैंक, एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट या अन्य निवेशों से ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी सही जानकारी भी आयकर रिटर्न में देना आवश्यक है। विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26CS और एआईएस का मिलान अवश्य कर लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का नोटिस या विवाद उत्पन्न न हो। कई बार लोग छोटी छोटी ब्याज आय को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। इसलिए समय रहते सभी विवरणों की जांच करना आपके हित में रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े उस महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की जिसने हजारों परिवारों को राहत दी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने फिर से स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करती है तो वह फैमिली पेंशन की पात्र हो सकती है। यदि तलाक की प्रक्रिया माता पिता के जीवन काल में शुरू हो चुकी थी और अन्य आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं तो भी संबंधित मामले में पात्रता पर विचार किया जा सकता है। इसलिए ऐसे परिवारों को सलाह दी जाती है कि सभी दस्तावेज समय पर तैयार रखें और संबंधित विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, क्योंकि यही वह विषय है जिसका इंतजार हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी बड़ी बेसब्री से करता है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है। अब जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले संशोधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एआईसीपीआई इंडेक्स के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ता लगभग 3% तक बढ़ सकता है। यदि अंतिम आंकड़ों में अधिक वृद्धि दर्ज होती है तो 4% तक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। यदि 3% वृद्धि होती है तो डीए और डीआर 61% होगा, जबकि 4% वृद्धि की स्थिति में यह 62% होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर 63 या 64% जैसे दावों को आधिकारिक घोषणा से पहले अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। सरकार सामान्यतः अक्टूबर के आसपास कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी घोषणा करती है और उसके बाद बढ़ी हुई दरों के साथ एरियर का भुगतान भी किया जाता है। अब चर्चा करते हैं स्पर्श पोर्टल और जुलाई महीने की पेंशन को लेकर बड़ी संख्या में रक्षा पेंशन भोगियों को एडवांस इंटीमेशन का संदेश प्राप्त हो चुका है, जबकि कुछ पेंशन भोगियों ने शिकायत की है कि उन्हें ऐसा संदेश नहीं मिला। यदि आपको संदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
कई बार तकनीकी कारणों से संदेश सभी लोगों तक एक साथ नहीं पहुंच पाता, एक काम करने की दब। लेकिन यदि आपके दस्तावेज सही हैं और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वैध है, तो सामान्य परिस्थितियों में पेंशन भुगतान प्रभावित नहीं होता। फिर भी हर पेंशन भोगी को समय समय पर स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति अवश्य जांच लेनी चाहिए। यदि वहां कोई पेंडेंसी दिखाई देती है तो उसे तुरंत पूरा करना चाहिए, ताकि भविष्य में भुगतान में कोई रुकावट न आए। अब बात करते हैं आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से जुड़े महत्वपूर्ण विषय की। वर्षों से यह शिकायत सामने आती रही कि अनेक बैंकों में पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होता और कई पेंशन भोगियों को निर्धारित तिथि के कई दिन बाद राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यदि किसी बैंक की लापरवाही के कारण पात्र पेंशन भोगी को पेंशन मिलने में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार बैंक को देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को समय पर उनकी राशि प्राप्त हो और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चर्चा फिर से 8वें वेतन आयोग पर लौटते हैं। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि आयोग कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि में बदलाव, पेंशन की गणना के फार्मूले में संशोधन, फिटमेंट फैक्टर की नई व्यवस्था और महंगाई भत्ते के फार्मूले में परिवर्तन जैसी सिफारिशें कर सकता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक आयोग की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए इन दावों को केवल संभावित चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में आयोग वास्तव में ऐसी सिफारिशें करता है और केंद्र सरकार उन्हें मंजूरी देती है, तभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। इसलिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको केवल प्रमाणित जानकारी दी जाए और किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबर को अंतिम निर्णय के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की सभी बड़ी खबरों का सार यही है कि केंद्र सरकार, विभिन्न मंत्रालय, संसद और कर्मचारी संगठनों के स्तर पर लगातार गतिविधियां चल रही हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सीमित दायरे में काम जारी है। ऑनरेरी रैंक के नियम फिलहाल यथावत हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें लगातार बढ़ रही हैं। आयकर रिटर्न भरने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अगली बढ़ोतरी का इंतजार जारी है। स्पर्श पोर्टल पर लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति जांचना बेहद आवश्यक है और बैंकों को समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। आने वाले महीनों में जब भी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना, कैबिनेट का निर्णय, मंत्रालय का आदेश या वेतन आयोग की रिपोर्ट सामने आएगी, हम उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपके सामने तथ्यों और प्रमाणों के साथ लेकर आएंगे। इसलिए अफवाहों से बचिए, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा कीजिए और अपने सभी जरूरी दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखते रहिए। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों तक अवश्य साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते, एरियर, पेंशन सुधार, आरबीआई, स्पर्श, रक्षा पेंशन और केंद्र सरकार से जुड़ी हर बड़ी और प्रमाणित खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।